स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर 9th क्लास NCERT साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको आगे बढ़ाते हुए, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड वीडियो लेक्चर की बात करते हैं हम। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी और कौन कौन से साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। अब इस वीडियो को थोड़ा सा डीप में ले जाते हुए, इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप में ले जाते हुए हम और थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो, सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। ये एक पॉइंट में ले रहा हूँ इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो लेक्चर से, क्योंकि इससे आपको इस टॉपिक की थोड़ी डेप्थ के बारे में पता चलेगा। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी 1665 में। किससे की थी? सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद ने बनाया था। इसके अंदर की कॉर्क के अंदर, ये कॉर्क क्या है? प्लांट की जो बार्क है, ट्री की जो बार्क है, उसके अंदर एक पार्ट है कॉर्क। उसके अंदर उसने देखा एक डेड पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। और उसने नाम दे दिया उसका सेलुला। सेलुला का मीनिंग उसके अकॉर्डिंग क्या था? लिटिल कंपार्टमेंट्स, मतलब छोटे छोटे उसको बॉक्स जैसी संरचना दिखी, स्ट्रक्चर दिखी इन कॉर्क के अंदर। जब इस माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो वो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे उसको कैसे लग रहे थे? हनी कॉम्ब लाइक। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर जो बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, उसके बेसिस पे उसको वैसी स्ट्रक्चर दिखी, तो उसने बता दिया उसको सेलुला। बाद में इसका नाम क्या दिया गया? सेल। सेल नाम जो एक्चुअली है वो डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड का मतलब दो लैंग्वेज काम में देते हैं कोई वर्ड लेने के लिए, या तो होती है ग्रीक लैंग्वेज या फिर होती है लैटिन लैंग्वेज। यहाँ पर ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से है? लैटिन लैंग्वेज से। और लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है सेला। सेला का मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। उसको उसने क्या बोल दिया? सेल, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये नाम आ गया सेल। साइज एंड शेप। अब हम बात करते हैं सेल की क्या साइज है और सेल की क्या शेप हो सकती है, क्योंकि सेल की अलग अलग साइज होती है, अलग अलग शेप होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी साइज भी अलग होती है, शेप भी अलग होती है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशंस होती है। इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट की, लार्जेस्ट की। स्मॉलेस्ट जो सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है बच्चों, जिसके अंदर क्या एब्सेंट रहती है? सेल वॉल एब्सेंट रहती है, उसमें सेल वॉल नहीं रहती है, ऐसा बैक्टीरिया है ये। लार्जेस्ट जो सेल है वो किसकी है? ऑस्ट्रिच एग की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है? एक लार्जेस्ट सेल। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसके अंदर स्मॉलेस्ट सेल है RBC, रेड ब्लड सेल। और जो लार्जेस्ट है वो कौन सी सेल है? एग सेल। लॉन्गेस्ट की बात करें, जो सबसे लंबी है सेल, वो कौन सी है? नर्व सेल। इसके अंदर एग्जाम्स में आता है कि जो RBC है उसके कितना साइज होता है, तो आपको बताना है 7 माइक्रोन मीटर, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी का एक डायमीटर है, एक लेंथ है, प्रॉपर एक साइज है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, शेप की। शेप वेरिएबल भी है, मतलब एक सेल अलग अलग शेप, अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो गेन कर लेती है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेल। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर है और उसकी सेल बहुत ज्यादा चेंजेस शो करती है, वेरिएशन शो करती है अलग अलग तरीके की कंडीशन के हिसाब से। ऐसे सेल को अपन ने बोल दिया वेरिएबल। फिक्स जो शेप है वो कैसी है? नर्व सेल। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नर्व सेल जन्म से लेकर लास्ट डेथ तक इसकी जो शेप है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? फिक्स शेप किसकी हो गई? नर्वस सेल की। अदर्स के अंदर जो आपको यहाँ पर फिगर दिख रहे हैं, उन फिगर के अंदर RBC, स्पर्म, ओवम, ब्लड सेल, फैट सेल, बोन सेल और स्मूथ मसल सेल्स आपको दिख रही है। इन सभी को देखने पर आपको पता चल रहा है कि देखो सभी की शेप क्या है? अलग अलग तरीके की है, अलग अलग तरीके की शेप है इनकी। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट की और बात करें तो वो पॉइंट है अपने पास यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी सारी की सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक ही सेल के अंदर होती हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर होती हैं? एक ही सेल के अंदर। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनकी पूरी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है। जैसे आप प्लांट्स बता सकते हो, एनिमल्स बता सकते हो। यूनिसेलुलर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना याद रखना है कि यूनिसेलुलर का आंसर क्या है? यूनिसेलुलर का आंसर उसके फीचर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिसेलुलर का आंसर किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके फीचर्स को, कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्या क्या फीचर होने चाहिए, वो उसका आंसर है। आंसर यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया एक ट्रिक को। ट्रिक का मतलब, पहला इसके अंदर आता है ए का मतलब क्या हुआ? ऑल एक्टिविटीज इन सिंगल सेल। एक ही सेल के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज हो जाती है। समझ रहे हो? अपनी बॉडी की अगर हम बात करें तो ब्लड को पंप करने के लिए अलग सिस्टम है अपने पास, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग सिस्टम है। मतलब अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग तरीके के फंक्शंस को कर रही है। जबकि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर पूरे हो जाते हैं। समझे आप? एन जो है यहां पर, एन का मतलब है नो डिवीजन ऑफ लेबर। नो डिवीजन ऑफ लेबर। देखो इसका मतलब क्या है? देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन, मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था। कार्य विभाजन का मतलब अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन करने के लिए अलग सेल्स हैं, एक्सक्रीशन करने के लिए अलग सेल्स काम कर रही है, सर्कुलेशन करने के लिए अलग सेल्स काम कर रही है। समझ रहे हो ना? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स आगे बढ़ती हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स काम करती हैं। जबकि यूनिसेलुलर के अंदर होती एक ही सेल है, तो चाहे एक्सक्रीशन करना हो चाहे डाइजेशन करना हो, सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कार्य विभाजन इनके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है एस। एस का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? एक ही सेल होती है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं इसको? सिंगल सेल। नेक्स्ट, आप इसमें दो को डब्ल्यू और ई को साइलेंट रखोगे। और आर का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब एक सेल डिवाइड होकर क्या बना रही है? दो सेल बना रही है, जिसको हम सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और दो सेल बनने का मतलब एक सेल से कितनी सेल बन रही है? दो डॉटर सेल बन रही है। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन साथ साथ होते हैं। मतलब सेल डिवाइड हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नई सेल बनी। दो नई सेल बनी, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन इसके लिए एक ही बात है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सेल डिवीजन एक अलग बात है और रिप्रोडक्शन अलग बात है। क्योंकि हर एक सेल जो सेल डिवीजन कर रही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन करने वाली सेल क्या रहती है? अलग रहती है, जिससे नई स्पीशीज बनती है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिनके अंदर एक सेल होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर हर एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर हो जाती है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कार्य विभाजन नहीं होता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्य विभाजन होता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन साथ साथ होता है, उनमें एक ही बात है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रहता है? रिप्रोडक्शन अलग पॉइंट है और सेल डिवीजन अलग पॉइंट है। इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है कि क्या डिफरेंस रहा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। अब देखो, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल किससे बनी होती है और एक सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, हर एक सेल जो लिविंग है, मतलब जो सेल जिंदा है,
उस सेल के अंदर तीन स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होंगी। पहली है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और तीसरा क्या उसके अंदर न्यूक्लियस। पहला क्या है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा क्या है इसके अंदर न्यूक्लियस। ये तीन चीजें तो मस्ट है। अगर हम एक सेल को क्या बोलते हैं, एक सेल को बोलते हैं कि ये सेल क्या है, लिविंग सेल। फिर चाहे वो सेल बैक्टीरिया की हो या फिर कोई हायर ऑर्गेनिज्म की, सभी के अंदर ये तीन चीजें तो प्रेजेंट रहेंगी। पहले का नाम सेल मेम्ब्रेन, दूसरे का नाम साइटोप्लाज्म, और तीसरे का नाम न्यूक्लियस। इन सभी का हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं कि आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्या क्या पॉइंट देखेंगे। देखो, सबसे बाहर की ओर जो एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। एक सेल के बाहर जो सबसे बाहर की ओर एक परत दिखती है, एक लेयर दिखती है आपको, एक कवरिंग जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर अगर वो प्लांट सेल है, कौन सी सेल है, प्लांट सेल है, तो एक और हार्ड रिजिड एक और कवरिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और अगर वो एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल क्या रह जाएगी, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल क्या हो जाएगी, अब सेल। समझे आप। ये हो गया किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आगे इसके बारे में और डीपली देखेंगे, थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं। एक सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेकंड जो आता है वो आता है साइटोप्लाज्म। आप फिगर के अंदर देख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत सारे ऑर्गेनेल के साथ, वाटर के साथ, एंजाइम के साथ, प्रोटीन के साथ और बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स या फिर एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के ही अंग, अंग का मतलब पार्ट, जिसको जिनके मिलने से क्या बनती है, एक सेल बनती है। इसलिए इनको अपन ने क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन हर एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, और लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर प्लास्टिड्स। लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो क्या बनाते हैं, एक सेल को बनाते हैं। उसके बाद में जो एक स्ट्रक्चर और है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल की लिविंगनेस को रिप्रेजेंट करता है, और एक सेल का ये की सेंटर है। अगर एक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब वो सेल ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं करेगी, वो सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आरबीसी के पास क्या नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसलिए उसका टाइम कितना रहता है, 120 दिन। 120 दिन के अंदर आरबीसी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो इससे आपको यह समझ में आया कि न्यूक्लियस एक तरीके से एक सेल का सेंटर हो गया, एक सेल का ऐसा पोजीशन हो गया, एक ऐसा पॉइंट हो गया जो एक सेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, एक सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन रहती है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड फिल्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां एक छोटा सा पॉइंट ऐड और कर दूं, इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
आपको ये टर्म बहुत याद रखनी है क्योंकि ये आगे आपको काम में आएगी। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये वर्ड किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था, पुलकेंजे ने। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। इस तरीके से अब आगे आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनके अंदर हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है उसके बारे में पढ़ेंगे।